गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। हम अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों का आज हम क्लास में डिस्कशन करेंगे। अरस्तु के द्वारा जो अपने राज्य के संबंध में जो विचार प्रकट किए हैं अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में, जो उन्होंने राज्य का विश्लेषण किया है, राज्य की प्रकृति का अध्ययन किया है, उसको निम्न प्रकार से अपन समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अरस्तु ये बताते हैं कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। अलग अलग विचारकों ने, राजनीतिज्ञों ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग अपने सिद्धांत बताए, अलग अलग बातें सोची। अब अरस्तु के अनुसार हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। अरस्तु कहते हैं कि राज्य एक स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ है। देखिए, ये स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य एक राजनीतिक और सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? एक राजनीतिक और सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के नाते वो समाज की सभी गतिविधियों को संपन्न करता है। और सामाजिक जीवन जरूरी नहीं कि व्यक्ति में सामाजिक जीवन हर प्रकार की जीव जंतु में पाया जाता है, लेकिन व्यक्ति उससे अलग है, व्यक्ति उससे परे है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के अंदर विवेक, बुद्धि है, विचारशील प्राणी है। कौन? व्यक्ति। ये अन्य जीव जंतु इस प्रकार का नहीं पाया जाता। सामाजिक जीवन हर एक समुदाय में होता है, हर एक जीव में होता है, लेकिन व्यक्ति में जो विशेष जो अलग होता है वो होता है विवेक तथा उसकी बुद्धि। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि मनुष्य एक राजनीतिक और सामाजिक प्राणी है। ये कहते हैं कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई वो सबसे पहले क्या किया कि मनुष्यों ने अर्थात व्यक्तियों ने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए सबसे पहले विवाह बंधन के माध्यम से अपने परिवार का निर्माण किया। ये कह सकते हैं कि स्वयं तथा उनकी संतानें सब एक साथ रहते हैं। अर्थात इसको इस तरीके से भी स्पष्ट कर सकते हैं कि मनुष्य विवाह के माध्यम से परिवार की स्थापना करता है। किसके माध्यम से? विवाह के माध्यम से। विवाह के माध्यम से परिवार की स्थापना करता है, जिसमें पति, पत्नी, संतान और दास एक साथ रहते हैं। परिवार या कुटुंब का स्वामी शासक के रूप में कार्य करता है। परिवार का जो मुखिया है वो क्या है? शासक के रूप में कार्य करता है। और कुटुंब स्वाभाविक समुदाय है, क्योंकि वे संतानों उत्पत्ति और सुरक्षा की आवश्यकता को पूरा करता है। संतानों उत्पत्ति और सुरक्षा की आवश्यकता को पूरा करता है। लेकिन केवल यही आवश्यकता नहीं है, अपितु कई भौतिक आध्यात्मिक आवश्यकता होती है, इसलिए वो सभी परिवार से पूरा नहीं कर पाता। तो इन आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए वो क्या करते हैं? वो कई परिवार को मिलाकर एक गांव का निर्माण करते हैं। मैंने स्पष्ट किया कि परिवार में पति, पत्नी, संतान और दास मिलकर एक परिवार का निर्माण किया। और फिर जो परिवार का जो मुखिया है, परिवार का जो मुखिया है वो शासक के रूप में कार्य करता है, लेकिन सभी आवश्यकता पूरी नहीं कर पाता है, क्योंकि केवल पालन पोषण से संपन्न नहीं होता है। ऐसे कुछ और भी आवश्यकता होती है, भौतिक आवश्यकता होती है, आध्यात्मिक आवश्यकता होती है, वो स्वयं पूरा नहीं कर पाता। इसके लिए फिर वो क्या करते हैं? विभिन्न परिवार आपस में मिलकर एक गांव का निर्माण करते हैं। लेकिन फिर भी वही बात है कि विभिन्न गांव मतलब परिवारों से मिलकर जो गांव का निर्माण हुआ है वो भी अपनी संपूर्ण आर्थिक, नैतिक और अन्य आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। तो फिर कई गांव मिलकर इसका निर्माण होता है, नगर राज्य का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने एक ऐतिहासिक क्रम के रूप में और विकसित रूप में उन्होंने राज्य की उत्पत्ति को सिद्ध किया है कि सबसे पहले विवाह के माध्यम से परिवार का निर्माण होता है, कई परिवार मिलकर गांव का निर्माण करते हैं और कई गांव मिलकर एक नगर राज्य का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से उन्होंने ये स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति हुई है। इसलिए उन्होंने अपना कथन कहा है कि राज्य व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के लिए अस्तित्व में आया और सद जीवन के लिए वह अस्तित्व में बना हुआ है। इतना राज्य का एक व्यक्ति के जीवन में महत्व है। तथा राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है। राज्य व्यक्ति के लिए एक प्रकार से जो सकारात्मक अच्छाई के
सभी को पता है कि राज्य का सबसे प्रमुख कार्य होता है अपने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था करना, बाह्य सुरक्षा करना, पड़ोसी राज्य उस पर युद्ध नहीं करते। तो सबसे पहले सुरक्षा, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करना, अपने राज्य में जिस प्रकार के लिए जो जो मूलभूत आवश्यकता होती है उनको पूर्ण करने का कार्य होता है राज्य का, तथा सद्गुण पैदा करना, व्यक्ति की श्रेष्ठ प्रवृत्तियों को श्रेष्ठ कार्य के आदत के रूप में विकसित करना, तथा व्यक्तियों को ऐसे साधन और वातावरण प्रदान करना जिसमें वे अपनी शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक विकास कर सकें, क्योंकि इसका लक्ष्य क्या है? सर्वोच्च शुभ की प्राप्ति। इसलिए इस प्रकार के कार्यों को करते हुए राज्य आगे बढ़ता है। अगले उन्होंने बताया कि राज्य की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। तो उन्होंने बताया कि राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है। राज्य कैसे स्वाभाविक समुदाय है इसको समझते हैं। देखिए, अरिस्टो का विश्वास था कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है। राज्य मानव के भावनात्मक जीवन की अभिव्यंजना है, मतलब एक अपने भावनात्मक जीवन को एक प्रतीक रूप में उन्होंने स्पष्ट किया है, और इससे अलग रहकर व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। कौन? व्यक्ति। इसलिए राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है। व्यक्ति का विकास परिवार से प्रारंभ होता है और उसकी पूर्ण सिद्धि राज्य में ही होती है। इसलिए अरिस्टो कहते हैं कि राज्य का उदय जीवन के लिए हुआ है और सद जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। तो स्पष्ट तौर से कह सकते हैं कि राज्य एक प्रकार के स्वाभाविक समुदाय है। दूसरा उन्होंने बताया है कि राज्य व्यक्ति के पूर्व का संगठन है। राज्य व्यक्ति के पूर्व का संगठन है। देख, ध्यान रखना, व्यक्ति इसमें बाद में है, राज्य पहले है। देखो, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी अगर अपन विचार करें या सोचें तो मनुष्य पहले बड़ी चीज की परिकल्पना करता है और बाद में सबसे छोटी चीज का। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि पहले व्रत की संकल्पना आई, बाद में अर्धव्रत की। ठीक है, तो अरिस्टो कहते हैं कि राज्य एक पूर्ण समुदाय है, व्यक्ति केवल एक तत्व है। यानी जो व्यक्ति है वो राज्य का एक उसका अंश है, उसका एक तत्व है। पूर्णता पहले आती है, उसके बाद में अंग। इसलिए राज्य व्यक्ति से पूर्ववर्ती है। मनुष्य के बौद्धिक विकास की पूर्ण कल्पना के रूप में राज्य का जन्म व्यक्ति, परिवार, ग्राम के अस्तित्व में के आने से पूर्व हो चुका था। ठीक है, इसलिए अरिस्टो कहते हैं कि समय की दृष्टि से परिवार पहले है, परंतु प्रकृति की दृष्टि से क्या पहले है? राज्य। इस बात को स्पष्ट किया। अगली बात वो बताते हैं कि राज्य है वो सर्वोच्च समुदाय है। राज्य सर्वोच्च समुदाय कैसे है? इन्होंने बताया कि जो राज्य का उद्देश्य है वो है सर्वोच्च अच्छाई की प्राप्ति करना, सर्वोच्च अच्छाई की प्राप्ति करना। अतः स्वाभाविक रूप से राज्य समुदायों का समुदाय मात्र नहीं है, अपितु वह सर्वोच्च समुदाय है। समुदायों का समुदाय मात्र न होकर क्या है? सर्वोच्च समुदाय। फिर अगले उन्होंने स्पष्ट बताया कि राज्य एक जैविक समुदाय है। जैविक समुदाय मतलब राज्य शरीर के समान है और व्यक्ति अंग के समान है। जो हमारा शरीर होता है उसको संपूर्ण रूप से राज्य की परिकल्पना की है, और व्यक्ति क्या है? जिस प्रकार शरीर में जो अंग होता है उसी प्रकार से उसमें अंग के रूप में प्रतिस्थापित किया है व्यक्ति को। अर्थात राज्य विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर बना हुआ है, एक संपूर्ण सहावयव है। व्यक्ति और समुदाय इसके अंग है। ठीक है, अगली बात उन्होंने बताया है कि राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। राज्य क्या है? एक आत्मनिर्भर संगठन है। राज्य अपनी सभी आवश्यकताओं को स्वयं पूर्ण करता है। राज्य की अपनी जितनी भी जो भी सभी प्रकार की जो अपनी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, भौतिक, आध्यात्मिक, नैतिक जितनी भी जो आवश्यकताएं होती हैं उनको स्वयं पूर्ण करता है। राज्य व्यक्ति की प्रकृति की उच्चतम आवश्यकताएं, उसकी बौद्धिक और नैतिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने का कार्य कौन करेगा? राज्य करेगा। दूसरा उन्होंने बताया कि जो नगर राज्य हैं वो सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन है। अरिस्टो अपने आदर्श राज्य का जो चित्रण एक नगर राज्य के रूप में करते हैं, अरिस्टो का यही नगर राज्य समस्त विज्ञान, कला, गुणों और पूर्णताओं के एक साझेदारी के रूप में स्पष्ट किया है। तो और भी कह सकते हैं कि राज्य विविधता में एकता को स्पष्ट करता है। राज्य एक क्रमिक विकास है, क्योंकि हमने देखा कि विवाह, परिवार, गांव, नगर राज्य, इस प्रकार से एक राज्य का विकास हुआ है। राज्य एक आध्यात्मिक संगठन है जो कि मनुष्य के एक पक्ष है। संविधान राज्य की पहचान है। संविधान, क्योंकि आपको पता है कि अरिस्टो महोदय कानून को सर्वोच्च स्थान देते हैं और कानूनों को समूह रूप से उन्होंने एक संविधान का एक रूप दिया है। तो संविधान है वो राज्य की पहचान है। संविधान के अनुरूप राज्य की व्यवस्था का संचालन करते हैं।
ठीक है। इसलिए अरिस्टो ने स्पष्ट किया है कि ऐतिहासिक क्रम से भी देखा जाए तो व्यक्ति पहले है, परंतु मनोवैज्ञानिक और महत्व की दृष्टि से देखा जाए तो क्या है, राज्य पहले है। इस बात को उन्होंने स्पष्ट किया जो हमको समझना था। तो ये हमने देखा था कि राज्य के संबंध में अपनी क्या राय है, राज्य के संबंध में अपने क्या विचार है, और इन बातों पर अपने क्या क्या स्पष्ट किया है। तो अभी हमने समझा कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो इन्होंने बताया कि राज्य की उत्पत्ति स्वाभाविक रूप से हुई है, एक ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार हुई है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या कि मनुष्य विवाह के माध्यम से परिवार का निर्माण हुआ, कई परिवारों ने मिलकर गांव का निर्माण किया, और कई गांवों से एक नगर राज्य का निर्माण हुआ जो एक राज्य का स्वरूप होता है। मनुष्य के लिए राज्य पहले है, व्यक्ति बाद में, क्योंकि व्यक्ति केवल उसका एक अंश है नगर राज्य का, और कई व्यक्तियों से मिलकर ही एक राज्य का निर्माण होता है। इसलिए राज्य पहले है और व्यक्ति बाद में। राज्य का एक तत्व के रूप में व्यक्ति भूमिका अदा करता है, ये देखा। फिर उन्होंने बताया कि राज्य के क्या क्या कार्य हो सकते हैं। तो स्वाभाविक जो रूप तौर पे जो कार्य होते हैं राज्य के, उन कार्यों को हमने समझा। फिर राज्य की विशेषताओं को देखा कि राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है, राज्य व्यक्ति के पूर्व का संगठन है, राज्य सर्वोच्च समुदाय है, राज्य जैविक समुदाय है, तथा राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है, अपनी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है, तथा विविधता में एकता को कायम करता है, कर्मिक रूप से विकसित रूप है, तथा एक आध्यात्मिक संगठन है, और संविधान के रूप में उसकी एक पहचान स्पष्ट किया है। तो इस बात को हमने अरिस्टो के राज्य के संबंध में विचारों को समझा।